एवरीवन। बीमा कॉन्टेक्स्ट में जो एक इंटरमीडिएटरी जो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है वो है एजेंट। तो एजेंट्स का और प्रिंसिपल जो मूल नियोक्ता है उनके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। किस तरीके से एजेंट नियोक्ता या प्रधान के बिहाव पर काम करता है, तो उसको जानने से पहले बीमा एजेंट्स की क्या भूमिका है बीमा व्यवसाय में, उसके क्या दायित्व हैं, उसके क्या क्या कार्य हैं, उसको समझने से पहले सबसे पहले ज़रूरी है लॉ ऑफ एजेंसी या एजेंसी के नियम क्या हैं वो जानना ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो सेक्शन 184 से लेकर 238 तक जो सेक्शंस हैं वो लॉ ऑफ एजेंसी पर बेस हैं। तो एजेंसी क्या है, उसकी स्थापना कैसे की जा सकती है, एजेंट्स कौन हैं, प्रिंसिपल्स कौन हैं, उस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज़ एन एजेंसी। When one party delegates some authority to another party whereby the latter performs his action in a more or less independent fashion on behalf of the first party, the relationship between them is called an agency. Agency can be expressed or implied. जब एक पक्षकार के द्वारा कुछ अधिकार दूसरे पक्षकार या दूसरी पार्टी को दिए जाते हैं ताकि उन प्राप्त अधिकार के आधार पर वो कुछ कार्य फ्रीली या उस प्रथम पक्षकार पर आश्रित रहकर करता है, तो कहा जाता है कि उनके बीच में एक एजेंसीशिप स्थापित हो गई है। और ये अधिकार या इनके बीच जो एजेंसी स्थापित की जाती है वो इम्प्लाइड और एक्सप्रेसली स्पष्ट रूप से लिखित में या वर्बली एक तरीके से प्रारूप में की जा सकती है। द लॉज ऑफ एजेंसी इज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग जनरल रूल्स, यानी कि यदि एजेंसी की स्थापना की जाती है तो कुछ एक निम्न जो फंडामेंटल जो बेस हैं, जनरल रूल्स हैं, उन पर बेस्ड होती है। यानी हम कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति जो दूसरे के माध्यम से कार्य करता है वह उसका कार्य स्वयं का किया हुआ माना जाता है। यानी एक व्यक्ति जो कार्य कर सकता है वो दूसरे व्यक्ति से भी उन कार्यों को करा सकता है। यानी उस व्यक्ति के बिहाव पर जब दूसरे कार्य किए जाते हैं तो एजेंसी का एक रूल्स बन जाता है। लेकिन कुछ इंडिविजुअल कैपेसिटी से कुछ कार्य होते हैं, जैसे एक लेखक का किताब का लिखना, वो स्वयं का कार्य स्वयं ही कर सकता है, दूसरों से नहीं करा सकता है। इसी तरीके से पर्सनल रिलेशंस को लेकर किसी पर्सनल एंटिटी का द्वारा कोई विवाह या मैरिज करना, वो स्वयं उस कार्य को कर सकता है, दूसरे के थ्रू नहीं करा सकता। तो यानी कि एजेंसी का जो लॉ, बेसिक लॉ है, ये बेसिक रूल्स है, वो है कि एक व्यक्ति जो स्वयं कार्य कर सकता है दूसरे व्यक्ति से भी कार्य करा सकता है। इसके बाद दूसरे सेकंड जो रूल्स है, एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो किए गए कार्य वो उस प्रथम व्यक्ति के स्वयं के माने जाते हैं। यानी कि एक मूल इसमें यदि हम बात करते हैं तो प्रधान होता है जो जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, और प्रिंसिपल के बिहाफ पर जब एक एजेंट काम करता है तो एजेंट के कार्य, समस्त कार्य वो प्रधान के कार्य माने जाएंगे। यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1872 है उसका चैप्टर जो 10 है वो दैट इज कंसर्न डील्स विद द लॉ रिलेटेड टू एजेंसी। यानी एजेंसी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस वर्ल्ड वाइड या बहुत ह्यूज मात्रा में जब हो जाते हैं तो एक जो बिजनेसमैन है या एक संस्था है वो अपना एक कारोबार को स्प्रेड करने के लिए अपने अधिकार और दायित्व किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे प्रतिनियुक्ति के माध्यम के द्वारा दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करती है जो एक एजेंट्स के रूप में कार्य करता है। तो सभी जो चाहे छोटा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, उन जिनके पास ज़्यादा कार्य की अधिकता होती है तो वो अपने समस्त कार्यों को एक पर्सन के द्वारा उनका निरीक्षण या डायरेक्शन संभव नहीं होता है। तो उस स्थिति में अपने व्यवसाय को स्प्रेड करने के लिए जगह जगह वो एजेंट नियुक्त कर
एजेंसी की स्थापना करता है। देयरफॉर लॉज रिलेटेड टू द एजेंसी आर एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ बिजनेस लॉ। रिलेशनशिप रिलेटेड टू द प्रिंसिपल एंड एजेंट्स इन्वॉल्व थ्री मेन पार्टीज। यानी एजेंसी के अनुबंधों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें तीन पक्षकार होते हैं। नंबर वन, द प्रिंसिपल, जिसे हम नियोक्ता या एम्प्लॉय में, जिसे हम प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, नियोक्ता या मूल नियोक्ता भी कहते हैं। सेकेंड वन, द एजेंट, जो प्रधान या प्रिंसिपल्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और उस व्यक्ति को, एजेंट को प्रधान के द्वारा अधिकार एवं दायित्व डेलीगेट किए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं और अधिकारों के रिजल्टेड उसे क्या क्या कार्य करने हैं उसकी ड्यूटीज़ भी असाइन की जाती है। थर्ड वन, ए थर्ड पार्टी जिसके तृतीय पक्षकार वह पक्षकार होता है जो एजेंट्स के द्वारा जिसके साथ कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी या कॉन्ट्रेक्चुअल अनुबंध स्थापित किए जाते हैं, वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे किए जाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई एजेंट कौन होते हैं, हु इज़ एन एजेंट। तो एन एजेंट इज ए पर्सन employed to do any act for another or to represent another in dealing with third person। यानी एजेंट वह व्यक्ति होता है जिसकी नियुक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा की जाती है और दूसरे व्यक्ति के द्वारा की जाती है तथा वह एजेंट यानी उस दूसरे व्यक्ति को तृतीय पक्षकार के समक्ष जब तृतीय पक्षकार के साथ रिप्रेजेंट करता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब प्रधान के द्वारा या एक प्रिंसिपल्स के द्वारा जब एक सेकंड पर्सन को नियुक्त किया जाता है जिसे हम एजेंट कहते हैं, तो एजेंट एक तृतीय पक्षकार के साथ कॉन्टेक्चुअल या अनुबंधात्मक संबंधित रिलेशन स्थापित करने के लिए एक तरीके से प्रधान के बिहाव पर कार्य करता है। सेकेंड वन, हु इज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 182, द पर्सन फॉर हुम सच एन एक्ट इज डन और हु इज रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। यानी प्रधान वह व्यक्ति होता है जिसके बिहाव पर कोई कार्य जो किन्हीं कार्यों को प्रेजेंटेड करता है, यानी एजेंट के द्वारा कार्य जो किए जाते हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं और वो माने जाते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल वह व्यक्ति है जिसके जो प्रधान वह व्यक्ति होता है जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज आती है, हु कैन प्रोजेक्ट। एजेंट कौन नियुक्त कर सकता है? जो पहले हम पूर्व में पढ़ चुके हैं बीकॉम पार्ट 1 में कि एक मेजर व्यक्ति है जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटीज़ हैं, अनुबंध करने की योग्यता हैं, वो व्यक्ति एजेंट नियुक्त कर सकता है। दैट इज हु इज एज ऑफ मेजोरिटी, यानी वयस्क होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और एनी कैपेबल पर्सन जिसे लीगली रूप से एक तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है, वो एक एजेंट बन सकता है। इसके अलावा माइनर्स एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट अपॉइंट एन एजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है माइनर्स, और जो पर्सन अनसाउंड माइंड है वो उससे कभी भी एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। हु मे बी एन एजेंट, एजेंट कौन हो सकता है? द सेम फैशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 184, द पर्सन हु हैज़ अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी, यानी कि वयस्क होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, वो एजेंट बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, क्रिएशन ऑफ एजेंसी, यानी एजेंसी की स्थापना किस तरीके से की जा सकती है या एजेंट्स और नियोक्ता के बीच में जो रिलेशंस हैं वो किस तरीके से एस्टेब्लिश होते हैं या एजेंसी की स्थापना कैसे की जाती है। तो नंबर 1, डायरेक्ट और एक्सप्रेस्ड अपॉइंटमेंट। एजेंसी की स्थापना का सबसे सामान्य जनरल जो मेथड है यह इंपॉर्टेंट मेथड है, यानी प्रधान या मालिक एजेंट को अनुबंध करने का स्पष्ट एक्सप्रेसली राइट देता है, अधिकार देता है। जब अधिकार मौखिक या लिखित शब्दों में दिया जाता है उसे स्पष्ट, एक्सप्रेस, रिटन और एज वेल एज वर्बल, व्हेन इट से एक्सप्रेस्ड राइट्स।
इस प्रकार जब कोई मालिक या प्रधान या नियोक्ता स्पष्ट अधिकार या ठहराव अर्थात लिखित या मौखिक रूप से ठहराव के द्वारा एजेंट को नियुक्त किया जाता है, तो इस प्रकार स्थापित एजेंसी को हम स्पष्ट अधिकार या ठहराव द्वारा स्थापित एजेंसी कहते हैं। सेकेंड वन, इम्प्लीकेशन और इम्प्लाइड एजेंसी। जब टू पार्टीज के आचरण, बिहेवियर या व्यवहार तथा मामलों की परिस्थिति के कारण एजेंसी की संबंधों की स्थापना या उत्पत्ति होती है, तो हम उसे गर्भित अधिकार या ठहराव द्वारा एजेंसी कहते हैं। अर्थात इस प्रकार की एजेंसी की स्थापना में केवल पक्षकारों के आचरण, व्यवहार व मामले की परिस्थितियों से यह पता लगता है कि अमुक व्यक्ति एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है और अमुक व्यक्ति उसका मूल नियोक्ता या प्रिंसिपल है। जैसे फॉर एग्जांपल, जयपुर निवासी रजनी बाला की कलकत्ता में एक हीरे जवाहर की दुकान है, जिसकी देखभाल व अन्य कार्य करिश्मा द्वारा किया जाता है। करिश्मा अन्य व्यक्तियों से दुकान के लिए रजनी बाला के नाम से माल खरीदती है एवं रजनी बाला की जानकारी में ये बात है और उसी के धन से वह उसका भुगतान करती है। तो करिश्मा और रजनी बाला के बीच में इस तरीके से जो स्थापित रिलेशंस हैं वो एक तरीके से एजेंसी के रिलेशन माने जाते हैं, जो इम्प्लीकेशन या इम्प्लाइड एजेंसी के रूप में होते हैं। थर्ड वन, नेसेसिटी या आवश्यकता द्वारा। कुछ विशेष परिस्थितियों में विधान या लॉ एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का एजेंट बनाने का अधिकार प्रदान करता है, तो ऐसी दशा में उत्पन्न या स्थापित एजेंसी को आवश्यकता द्वारा एजेंसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी कोई संकटकालीन परिस्थितियों में प्रधान या नियोक्ता को हानि से बचाने के लिए एक एजेंट वे सभी कार्य कर सकता है जो एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति समान परिस्थितियों में स्वयं अपने लिए करता है। यानी आवश्यकता द्वारा एजेंसी का निर्माण तभी मान्य होगा, तभी वैलिड कहलाई जाएगी, जब उसकी कंडीशंस, जो निम्न कंडीशंस हैं, वो फुलफिल होती हो। संकटकालीन परिस्थितियां विद्यमान होनी चाहिए, हैजर्ड्स होने चाहिए। संकटकालीन परिस्थितियां हो वो एकदम सडनली आनी चाहिए। एजेंट नियोक्ता से संपर्क करने की स्थिति में नहीं होना चाहिए, यानी कि एजेंट इमीडिएट उसको तात्कालिक जो संकट है उसकी जानकारी देने में असमर्थ था या इम्पॉसिबल था उसकी सूचना देना। तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता रही हो, अर्थात आवश्यकता, वास्तविकता एवं निश्चित थी, इमीडिएट एक्शन लेना रिक्वायर्ड था। एजेंट ने नियोक्ता के हितों के लिए परिस्थितियों के अनुसार उचित एवं व्यवहारिक कार्य किया है। यानी एजेंट्स की एक कार्य ये रही यहाँ कि उसने संकटकालीन परिस्थितियों में उसके प्रधान के जो लाभ या उचित एवं व्यवहारिक जो प्रतीत होता था उसके बेस पर कार्य किया हो। तो एजेंट ने यहाँ कार्य पूर्ण सद्विश्वास एवं ईमानदारी से किया है। तो उस स्थिति में जो एजेंट्स के समस्त कार्य वो एक तरीके से वैलिड होंगे और प्रधान उन कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से लायबल होगा या उत्तरदायी होगा। तो ये होता है आवश्यकता द्वारा एजेंसी की स्थापना। नेक्स्ट वन, एस्टोपेल, या हम कह सकते हैं गत्वारोध अथवा प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन द्वारा एजेंसी की स्थापना। एजेंसी के संबंध में यह सिद्धांत इस रूप में लागू किया जाता है, जब कोई व्यक्ति अपने शब्दों अथवा आचरण से ऐसा प्रदर्शित करता है कि कोई व्यक्ति उसका एजेंट है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। यदि उसके इस व्यवहार व आचरण से कोई अन्य व्यक्ति एजेंसी की उपस्थिति में ट्रस्ट करता है और प्रेरित होकर उस विशिष्ट व्यक्ति के साथ कोई अनुबंध कर लेता है, तो इस प्रकार स्थापित एजेंसी गत्वारोध व प्रदर्शन या एस्टोपेल द्वारा स्थापित एजेंसी माना जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, नीता गीता से अनिल के सामने यह कहती है कि मैं अनिल की एजेंट हूँ, जबकि वह उसकी एजेंट नहीं है। लेकिन अनिल नीता के इस कथन का विरोध नहीं करता है और मेयर चुप रहता है। गीता और अनिल की चुप्पी को देखकर नीता को अंकित का एजेंट समझते हुए इसके साथ कोई व्यवहार करती है। तो यहाँ अनिल के इस व्यवहार के संबंध में उत्तरदायित्व को अस्वीकार करने से रोक दिया जाएगा
और यहाँ यह माना जाएगा कि नीता और अनिल के बीच में गत्वारोध या प्रदर्शन द्वारा एजेंसी की स्थापित की गई है। बाय रेटिफिकेशन, या जिसे हम बोलते हैं पुष्टिकरण, जब कोई एजेंट्स के द्वारा उन एक्ट्स या कृत्यों को कर दिया जाता है जिसके लिए प्रधान के द्वारा उस एजेंट को अधिकृत नहीं किया गया है। यदि ऐसे कार्य कर रहा है एजेंट जो प्रधान के द्वारा अधिकृत नहीं है, और बाद में जब एजेंट्स के द्वारा वो कार्य किए जाते हैं और उसके बाद उन पर मोहर लगाई जाती है, रेटिफिकेशन किया जाता है, उनका पुष्टि प्रधान के द्वारा कर दी जाती है, तो हम कह सकते हैं ये रेटिफिकेशन या पुष्टिकरण के द्वारा एजेंसी स्थापित की गई है। एजेंट्स के उन कार्यों के लिए प्रधान मना भी कर सकता है, या जब मना नहीं करने की बजाय एजेंट्स के उन कार्यों को विधिवत रूप से अप्रूवल दे दी जाती है, तो हम कह सकते हैं एजेंसी क्रिएशन बाय रेटिफिकेशन। अब टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी या एजेंसी की समाप्ति किस तरीके से होती है? व्हेन द एजेंट्स अथॉरिटी इज रिवोक्ड बाय द प्रिंसिपल, यानी एजेंट्स की जो अधिकार हैं उनको हटा दिया जाता है प्रधान के द्वारा, या प्रधान के द्वारा एजेंट्स को हटाकर एजेंसी समाप्त की जा सकती है। व्हेन द एजेंट रिनाउंसेस और रिजाइन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी, यानी कि जब एजेंट ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया हो या अपने पद से इस्तीफा दे दिया हो, तो एजेंसी का टर्मिनेशन माना जाए। या हम कह सकते हैं जब बिजनेस ऑफ एजेंसी कंप्लीटेड हो गया हो, एक नियत जो निर्धारित समय है वो पूरा हो गया हो या कार्य पूरा हो गया, तो उस स्थिति में टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी माना जाता है। व्हेन आइदर ऑफ द पार्टीज डाइज और बिकम मेंटली डिसेबल्ड, यानी उन पक्षकारों में से प्रधान या नियोक्ता प्रधान दोनों की डेथ हो गई हो, या मेंटली उनमें डिसेबिलिटी किसी पर्सन में हो गई हो, तो डिसेबल्ड हो गए हों, तो उस स्थिति में टर्मिनेशन एजेंसी माना जाएगा। व्हेन द प्रिंसिपल इज एडजुडिकेटेड एंड इंसॉल्वेंट, यानी कि प्रधान जब एक तरीके से प्रधान दिवालिया घोषित हो गया, तो उस स्थिति में टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी माना जाता है। इसी तरीके से रिवोकेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, यानी एजेंट्स की जो अधिकार दिए गए उनको किस तरीके से हटाया जा सकता है, तो उस स्थिति में एजेंट्स को जो अधिकृत कार्य को करने से पहले उसके अधिकार को हटाया जा सकता है। इफ अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू, द एजेंसी हैज टू कंटिन्यूड अपॉन ए सर्टेन टाइम और एनी प्रायर रिवोकेशन बाय द प्रिंसिपल शैल बी कंसिडर्ड फॉर द एजेंट। द टर्मिनेशन डज नॉट टेक इफेक्ट बिफोर इट हैज़ बीन कम्युनिकेटेड टू द एजेंट्स, यानी कि कम्युनिकेटेड यानी टर्मिनेशन रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी, या कह सकते हैं एजेंट्स के कार्य करने से पहले ही उसको रिवोक किया जा सकता है। टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट टर्मिनेट्स द अथॉरिटी ऑफ ऑल द सब एजेंट्स अंडर, जैसे ही टर्मिनेशन किया जाता है, उसके रिवोक किया जाता है अधिकारों को, तो सब जो एजेंट्स हैं उनके भी अधिकार हटे हुए मान लिए जाते हैं। इसके बाद एजेंट्स की क्या ड्यूटी है जो होनी चाहिए? एजेंट्स जो उन सभी समस्त कार्यों को करे जो जिनके लिए प्रधान उनको डायरेक्शंस दे रहा है, उनके कह रहा है। एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ही इज सपोज टू कंडक्ट विद एज मच स्किल्स एज पर्सन इन पोजिशन ऑर्डनरी होल्ड्स, यानी एक एजेंट्स को उसी तरीके से बाउंड होकर कार्य करने हैं जिस तरीके से वो स्वयं के कार्य करता है, यानी उसकी एक ड्यूटी है। एन एजेंट इज सपोज टू शो द रिलेवेंट्स अकाउंट टू द प्रिंसिपल एज एंड व्हेन द प्रिंसिपल डिमांड्स, यानी जो एजेंट्स एक तरीके से जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कर रहा है प्रधान या प्रिंसिपल्स के बिहाफ पर, तो प्रधान चाहे तो कभी भी उसके अकाउंट्स को चेक कर सकता है, देख सकता है, तो उसकी ड्यूटीज है उन लेखों को दिखाए। द एजेंट हैज़ द ड्यूटी टू कम्युनिकेट द एनी डिफिकल्टी व्हाट्सएवर टू मे कम अक्रॉस वाइल डूइंग द प्रिंसिपल्स बिजनेस, यदि उसको बीच में कोई डिफिकल्टी आ रही है, परेशानी आ रही है, तो उस परेशानी के बारे में उसको बताए। इफ एनी मटेरियल फैक्ट्स हैज़ बीन concealed or the business is not carried out in the manner that the principal directed, the principal can repudiate the contract between them, यानी उसकी मॉरल ड्यूटी है कि वो कोई मटेरियल फैक्ट्स हैं, यदि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो उनको बताए। इन केस यदि उनका डिस्क्लोज नहीं करता है तो प्रिंसिपल उसे कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में से हटा सकता है। द एजेंट कैरीज आउट द बिजनेस इन द मैनर ही वांटेड टू परफॉर्म इट
rather than one of the direction of the principal may claim for the agent from the agent any benefits to have may have achieved through doing। यानी कि उसकी ड्यूटी है कि कोई भी स्पेशल उसने कोई ऐसा ट्रांजेक्शन्स के जरिए कुछ कैसा अर्न किया है बेनिफिट्स, तो उस बेनिफिट्स के बारे में भी वो बताए। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है। तो प्रिंसिपल्स की ड्यूटीज़ क्या हैं एजेंट्स के प्रति? प्रिंसिपल ड्यूटीज टू एजेंट्स, द प्रिंसिपल हैज़ 4 ड्यूटीज टू आर द एजेंट। द एजेंट्स इज बाउंड टू इंडेमनिटी द एजेंट्स अगेन एनी लॉफुल। यदि कोई क्षतिपूर्ति एजेंट्स को उसके कार्य के दौरान कोई हुई है तो उस स्थिति में प्रिंसिपल बाउंड होता है। और इसके अलावा एक्ट डन बाय हिम इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज अथॉरिटी एज एजेंट, यानी कि एक तरीके से उनके लिए दायी होता है। द प्रिंसिपल इज बाउंड टू इंडेमनिटी द एजेंट्स अगेंस्ट एनी एक्ट डू बाय हिम इन गुड फेथ इवन इफ इट एंडेड अप वायलेटिंग द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी। द प्रिंसिपल इज नॉट लाइबल टू एन एजेंट इफ द एक्ट दैट इज डेलीगेटेड इन क्रिमिनल नेचर, यानी कोई आपराधिक कार्य किए हैं उसने, तो उस स्थिति में प्रिंसिपल उनके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। सर्कमस्टेंसेस बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट द क्रिमिनल एक्ट, उनके लिए जिम्मेदार वो नहीं होगा। द प्रिंसिपल मस्ट मेक कंपनसेशन टू हिज एसेंट इफ ही causes any injury to him because of his own competence or lack of skills, यानी इसके बीच में बिजनेस में यदि एजेंट्स को कुछ इस तरीके से इंजरी या कुछ हुए है पर्याप्त कौशल रखने के बाद भी, तो उन समस्त के लिए जिम्मेदार उसका प्रधान होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल फॉर द एजेंट फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, यानी कि प्रिंसिपल जब एजेंट्स के द्वारा कोई फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन मिथ्यावर्ण या कोई अन्य एक्ट किए जाते हैं तो उनके लिए कौन जिम्मेदार होता है? वो प्रिंसिपल होता है अंडर सेक्शन 238। द प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर एनी फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन मेड बाय हिज एजेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस एज इफ द फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन वर डन बाय द प्रिंसिपल हिमसेल्फ। तो सभी के लिए कौन जिम्मेदार होगा? फ्रॉड के लिए, मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए जो एजेंट्स ने कार्य करते समय यूज़ किए हैं तो उनके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी? एक तरीके से होगी जिम्मेदारी समस्त प्रिंसिपल की। इसके अलावा राइट्स ऑफ एजेंट्स क्या हैं? राइट टू रिटेन, उसकी कोई प्रॉपर्टी को रख सकता है रेमुनेशन के अगेंस्ट में, रेमुनेशन पाने का उसको अधिकार है, राइट टू रेमुनेशन पाने का अधिकार है। इसका राइट टू लियन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल्स की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको लियन यानी अपने ग्रहणाधिकार में रख सकता है जब तक कि उसका कोई पेमेंट, बकाया पेमेंट है, चाहे रेमुनेशन का हो या कोई अन्य एक्सपेंडिचर हो, जब तक उसको चुकाना नहीं किया जाता प्रधान के द्वारा तब तक वो अपनी कस्टडी में रख सकता है। राइट टू बी इंडेमनिटी, यदि कोई क्षतिपूर्ति हुई है उसने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, उस समय प्रिंसिपल के लिए जो कार्य किए हैं उसमें कोई क्षतिपूर्ति या इंडेमनिटी या कोई क्षति हुई है तो उन क्षति को पूर्ति करने के लिए भी उसकी जिम्मेदारी हो। राइट टू कंपनसेशन, कोई क्षतिपूर्ति या अन्य कोई इस तरीके से डैमेज हुआ है उन समस्त की पूर्ति के लिए प्रधान जिम्मेदार होगा और वो एक तरीके से एजेंट के कर्तव्य, एजेंट्स के एक राइट्स होंगे। कंक्लूजन, तो हम वी कैन से कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिशिंग ए रिलेशन ऑफ द एजेंसी आर वेरी कॉमन इन बिजनेस लॉ। These can be expressed or implied. An agency is created when a person delegates his authority. तब क्रिएटेड होती है जब एक पर्सन अपने अथॉरिटी दूसरे व्यक्ति को देता है। दैट इज अपॉइंट देम टू डू सम स्पेसिफिक जॉब। ये इसलिए करता है कि वो अधिकार और दायित्व इसलिए देता है कि भाई फला व्यक्ति मेरे बिहाफ पर कार्य करे और एक निर्धारित कार्य करे और एक निश्चित एरिया में रहकर कार्य करे, निश्चित सीमाओं में रहकर कार्य करे। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए प्रिंसिपल एजेंट रिलेशंस confirms right and duties upon both the party. There are various examples of such relationships. That means इंश्योरेंस एजेंसी, जिसे हम लेटर बाद में पढ़ेंगे। इंश्योरेंस एजेंसी किस तरीके से स्थापित होती है, इंश्योरेंस एजेंट्स हैं उसके लाइसेंस किस तरीके से दिए जाते हैं, उसके क्या इंश्योरेंस एजेंट्स के राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, उनके बारे में डिटेल्ड स्टडी आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आगे के पार्ट्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो सकती है, ट्रैवलिंग एजेंसी हो सकती है, फैक्टर्स हो सकते हैं, इसके ब्रोकर्स हो सकते हैं, डेल क्रेडिटर्स हो सकते हैं, एजेंट्स हो सकते हैं। ये सारे के सारे एजेंसी से बिजनेस के या कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट होते हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। इंश्योरेंस एजेंट्स किसे कहते हैं,
इंश्योरेंस एजेंट्स के लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए क्या प्रोसीजर है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।